गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। आज के वीडियो में हम दोबारा से कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हमारे पहले क्वेश्चन में, पहले केस स्टडी में हमसे बताया गया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से किस तरीके से पावरफुल आइडियाज़ जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जैसे चीज़ों या फिर आइडियाज़ ने लोगों को और ज़्यादा यूनाइट करने में, साथ ही साथ नेशन को बनाने में हेल्प किया है। और जो एब्सोल्यूट मोनार्कीज थी उनको हटाने में, उनकी पावर को कम करने में भी लोगों को प्रोत्साहित किया है। साथ ही साथ फर्स्ट टाइम इस नेशन के लोग एक दूसरे से जुड़ना शुरू हुए, यूनाइटेड फील होना शुरू हुए। उसकी फीलिंग को हम बोलते हैं नेशनलिज्म। जब सबको लगने लगा दैट दे हैव द सेम आइडेंटिटी और दे आर ऑल कनेक्टेड, तो उसे हम नेशनलिज्म के नाम से कोट करेंगे। ठीक है। और वो अपने आप को सिटीजन्स ऑफ द नेशंस बुलाने लगे और अपने आप को जस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ किंग नहीं। सब्जेक्ट्स ऑफ किंग कौन होते हैं? बेसिकली जो सिटीजन्स, या फिर जब किंग पावर में होता है तो जो सुप्रीम लॉ होल्डर या फिर जिसकी बात हमें माननी पड़ती है वो किंग होता है। सो हम उसके सब्जेक्ट्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स ऑफ किंग को बोला गया है कि लोग अब सब्जेक्ट्स ऑफ किंग से अपने आप को सिटीजन मानने लग गए थे नेशनलिज्म की वजह से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वट विच रेवोल्यूशन गेव राइज टू द नेशनलिज्म इन यूरोप? सिंपल आंसर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ऑफ 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। सेकंड में आपसे पूछा गया है, नेम एनी वन आइडिया प्रमोटेड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। कोई भी आइडिया लिख सकते हैं आप। आपको इस पैरा में तीन दे रखे हैं, लिबर्टी है, इक्वालिटी है एंड साथ ही साथ फ्रेटर्निटी है। फ्रेटर्निटी क्या होता है? व्हेन द सेम टाइप ऑफ पीपल और पीपल विद द सेम माइंडसेट मेक एसोसिएशंस और ग्रुप्स, तो उसे हम फ्रेटर्निटी बोलते हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज मेंट बाय नेशन स्टेट? नेशन स्टेट क्या होता है? अ स्टेट वेयर पीपल शेयर कॉमन आइडेंटिटी एंड इक्वल सिटीजनशिप। अ स्टेट वेयर पीपल शेयर द सेम आइडेंटिटी एंड इक्वल सिटीजनशिप। लास्ट में आपसे पूछा गया है, आपको कोई एक सिंबल बताना है जिससे नेशनल यूनिटी यहाँ पे प्रमोट हुई है। आप यहाँ पे ट्राई कलर फ्लैग लिख सकते हैं, या फिर इनका जो नेशनल एंथम था वो। ये सारे सिंबल्स है जिससे लोगों को लगता था कि वो एकजुट हो सकते हैं, वो एकजुट है। तो ये सारे सिंबल्स में से आपको ये यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट इसी चैप्टर से केस बेस स्टडी आ सकती है, जिसमें आपसे बताया गया है कि कैसे यूरोप स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड था और रेवोल्यूशनरीज जैसे कि गिसिपी मजीनी और साथ ही साथ ओटो वन बिस्मार्क, जो कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्होंने कैसे वॉर्स और डिप्लोमेसी के साथ मिलकर इन जर्मन स्टेट्स और यूरोपियन स्टेट्स को जोड़ने में हेल्प करी है। नेम द रेवोल्यूशनरी एसोसिएटेड विद द इटालियन नेशनलिज्म। सिंपल आंसर है इसका, गिसिपी मजीनी। उसके बाद आपसे पूछा है, हु लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? ओटो वन बिस्मार्क। अगेन, आपको केस बेस्ड स्टडीज में पैराग्राफ्स पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। पैराग्राफ्स पढ़ने के बाद, उसको रीड करने के बाद थॉटफुली आप आंसर दीजिए और ट्राई करिए कि आप अपनी जो वर्ड लिमिट है उसे एक्सीड ना करें। जो इनकी मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से ही आप अपने आंसर्स को फ्रेम करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन स्टेट प्लेड अ लीडिंग रोल इन द जर्मन यूनिफिकेशन? प्रशिया प्लेड अ लीडिंग रोल इन द प्रोसेस एंड द जर्मन एम्पायर वाज प्रोक्लेम्ड इन 1871। सो इसका आंसर है प्रशिया। फिर आपसे पूछा है, इन्होंने कौन सा मेथड यूज किया था जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए? वॉर्स एंड डिप्लोमेसी। वॉर्स एंड डिप्लोमेसी के अलावा आप लिख सकते हैं आयरन, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ये बेसिकली एक टर्म था जो कि ओटो वन बिस्मार्क ने दिया था, जिसमें ये हार्श पॉलिसीज ऑफ
मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन को यूज करके जर्मनी को यूनिफाई करना चाहते थे। तो आप ऐसे टर्म्स पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन को अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सेकेंड चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में से आपके पास जो पहली केस स्टडी आती है वो बता रही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरीके से इंडिया को इम्पैक्ट लेना पड़ा था, बिकॉज इंडिया कहीं ना कहीं उस टाइम पे कॉलोनी था ही, और साथ ही साथ हम ही इकोनॉमिकली भी इस वॉर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, और हमें ही इसके बदले में टैक्सेस, फूड, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, हेवी टैक्सेस और प्राइस राइज भी झेलना पड़ रहा था। दिस क्रिएटेड एंगर अमंग द पीपल। इसकी वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा बढ़ गया, एंड 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया ताकि इंडियंस यूनाइट हो और ब्रिटिश रूल के खिलाफ जा सके। लोगों ने यहाँ पे बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स का, स्कूल्स का, लॉ कोर्ट्स का। लोगों ने अपनी पोजीशंस छोड़ दी, जिनको बड़ी बड़ी पोजीशंस ऑफर करी गई थी, वो बड़े बड़े पोजीशंस पे ऑफिसर्स थे। अपने अवार्ड्स उन्होंने वापस कर दिए थे, अपने प्राइजेस उन्होंने वापस कर दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और खादी और स्वदेशी को यहाँ पे लोग प्रमोट करने लगे थे। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नेम वन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो मैंने आपको बताए, तीन इम्पैक्ट्स बताए थे मैंने आपको, कि प्राइस राइज हुआ था, हैवी टैक्सेस लगे थे, एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट यहाँ पे इकोनॉमिक नहीं है, तो आप प्राइस राइज एंड हैवी टैक्सेस में से कोई भी एक लिख सकते हैं। देन आपसे पूछा गया कि कब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। सो ईयर ऑफ द मूवमेंट वाज 1920। उसके बाद आपसे पूछा है मेन एम क्या था इस मूवमेंट का, कि ब्रिटिश रूल जो है वो नॉन वायलेंट मीन्स के थ्रू एंड हो जाए, मतलब शांतिपूर्वक तरीके से या फिर नॉन वायलेंस से ही ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया के अंदर खत्म हो जाए। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आपको कोई एक प्रोग्राम बताना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो कोई भी लिख सकते हैं आप, काफ़ी है। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, एक्सेट्रा। कोई भी एक आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड केस बेस्ड स्टडी यहाँ पे है, जिसमें आप डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पे फोकस कर रहे हैं। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट फॉर डिफरेंट रीजंस। पीजेंट्स को चाहिए था कि उनका लैंड रेवेन्यू कम हो जाए। वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि उनकी वेज रेट्स जो हैं वो बेटर हो जाए। ट्राइबल फॉरेस्ट लॉज को अपोज करते हुए इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और सबके इंटरेस्ट जो थे वो अलग अलग थे, जिसकी वजह से जब मूवमेंट को रोका गया और बाद में जाके मूवमेंट के एम्स को नापा गया, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन्स क्रिएट होने लगी। क्वेश्चन यहाँ पे पहले निकल कर आता है आपके पास कि आपको दो सोशल ग्रुप्स बताने हैं जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे आपको एक, दो, तीन दे रखे हैं, आप कोई भी दो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पीजेंट्स या ट्राइबल्स दोनों को मेंशन कर दीजिए आप यहाँ पे। फिर आपसे पूछा गया व्हाट वाज द डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट्स क्या चाहते थे? वो चाहते थे उनका लैंड रेवेन्यू रिड्यूस हो जाए, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। फिर आपसे पूछा गया व्हाई डिड ट्राइबल्स अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज। क्यों वो ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज कर रहे थे? क्योंकि उनकी पॉलिसीज काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव थी। जो भी उनके आप फॉरेस्ट लॉज देखोगे उनमें नुकसान, उनका लाइवलीहुड, ट्राइबल्स का लैंड उनसे छीन लिया गया था। तो उनकी पॉलिसीज रिस्ट्रिक्टिव थी, इसलिए ट्राइबल्स उन्हें उनके फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ थे और ब्रिटिशर्स को हटाना चाहते थे। वाई डिड टेंशंस अराइज विद इन द मूवमेंट। टेंशंस क्यों अराइज हुई? क्योंकि अब यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो उनकी डिफरेंट डिमांड्स है, जिसकी वजह से जब मूवमेंट आगे जाके कॉल्ड ऑफ हो जाता है, तो बाद में दोबारा से मूवमेंट जब शुरू किया जाता है तो काफ़ी सारे लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से अग्री नहीं करते हैं, बिकॉज वो पहली बार में काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि उस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया। थर्ड चैप्टर में आते हैं हम, जो कि है हमारा द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। अभी यहाँ पे हमें ग्लोबल कनेक्शंस
किस तरीके से मॉडर्न टाइम से पहले भी रहते थे, ट्रेड रूट्स जो थे जो कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप को कनेक्ट करते थे, इनके बारे में बताया गया है। स्पाइसेस, सिल्क, टेक्सटाइल्स, कैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के थ्रू यहाँ पे ट्रेड किए जाते थे, ट्रैवल करके इनको लाया जाता था। विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स, और कैसे यूरोपियंस ने और बाकी मॉडर्न जो उस टाइम पे डेवलप्ड, जिनके पास शिप्स और नेवल फोर्स डेवलप थी, वो किस तरीके से सी रूट्स को यहाँ पे डिस्कवर करते थे। और कैसे कॉलोनाइजेशन के थ्रू बहुत सारे डिस्टेंट पार्ट, मतलब बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज जो कि काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से, उनको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और ट्रेड को किस तरीके से एक्सपैंड किया गया है काफ़ी जल्दी। अगर देखा जाए तो कॉलोनाइजेशन के टाइम पे जब इंडिया कॉलोनाइज हुआ था, तो काफ़ी जल्दी ही इन्होंने ट्रेड नेटवर्क को एक्सपैंड कर लिया था, ताकि रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पहुंचा सके, डिमांड्स कंप्लीट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर सके। पहला क्वेश्चन आपके पास, आपको एक आइटम बताना है जिसको ट्रेड किया गया था इन अर्ली ट्रेड रूट्स के थ्रू। तो चाइना, इंडिया दोनों से ही स्पाइसेस और सिल्क मेनली ट्रेड करे जाते थे। फिर आपसे पूछा है कौन से कॉन्टिनेंट्स इस ट्रेड के थ्रू कनेक्ट किए गए थे, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। व्हाट हेल्प टू एक्सपैंड दीज ओवरसीज ट्रेड, क्या हेल्प करा, किसने हेल्प करा इन ओवरसीज ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए? तो यहाँ पे है डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स। पैरा में आपको दिया हुआ है कि सी रूट्स को डिस्कवर करने के बाद दे बेसिकली कनेक्टेड दीज रूट्स एंड मेड न्यू पाथ्स, ताकि वो ट्रेड को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सके। फोर्थ में आपसे पूछा है हाउ डिड ट्रेड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल कनेक्शन। So continuing with the answer, how did trade contribute to the global connections? इसका आंसर यही है कि ग्लोबल ट्रेड के थ्रू मोस्टली जितने भी अलग अलग रीजन्स थे, अलग अलग लोग, कैपिटल, गुड्स, आइडियाज, ये अक्रॉस द कंट्रीज फैलने लगे और एक्सचेंज होने लगे। इसी की वजह से ग्लोबल कनेक्शंस बढ़ गए। यही इसका आंसर है। सेकेंड केस स्टडी पे आते हैं, जो कि है ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। अभी आप इसको रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे, और जो इंडियन पेजेंट्स थे इनको काफ़ी ज़्यादा प्राइस फेल होने की वजह से सफरिंग हुई थी। इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे सफ़र किया है। साथ ही साथ इनको टैक्सेस भी कम नहीं करे गए थे, इनके इनके टैक्सेस बढ़ते ही गए विद टाइम, जिसकी वजह से इनका इन जो इनडेप्टनेस था, मतलब इनका जो कर्ज था, वो बढ़ता चला गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन से ईयर में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, 1929 में। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया हाउ डिड इट अफेक्ट द एग्रीकल्चरल प्राइसेस। देयर वाज अ शार्प फॉल बिकॉज डिमांड्स कम हो गई थी एंड सप्लाई बढ़ गई थी, जिसकी वजह से शार्प फॉल हुआ। आपका सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज हो गया, बट डिमांड्स उतनी ना होने की वजह से प्रोडक्ट्स नहीं बिके एंड पीपल हैड टू इनकर लॉसेस। After that, you have the third question. Name one problem faced by Indian peasants. Indian peasants को कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ी? पहला है उनका पॉवर्टी, यहाँ पे इंक्रीज हो गई, साथ ही साथ डेट भी इंक्रीज हो गया। वाई डिड इंडेप्टनेस इंक्रीज दिस पीरियड? एंड इंडेप्टनेस यहाँ पे ही क्यों बढ़ी? क्योंकि यहाँ पे लोगों की इनकम नहीं थी, लो प्राइसेस मिल रहे थे उन्हें अपनी क्रॉप के लिए, साथ ही साथ टैक्सेस हाई थे। सो जब इंसान उतना कमा ही नहीं रहा है तो वो टैक्सेस किस तरीके से पे करेगा, जिसकी वजह से उसका इंडेप्टनेस यहाँ पे बढ़ता ही चला गया। इट केप्ट राइजिंग एंड एडिंग अप टू देयर ओल्डर अकाउंट्स। लास्ट चैप्टर पे आते हैं, जो कि है हमारा चैप्टर 4, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे आपसे पहला केस स्टडी में बताया गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से ब्रिटेन में शुरू हुआ, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टार्ट किया। नई मशीन्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि जो स्पिनिंग व्हील है या फिर स्पिनिंग जेनी जिसको बोला गया है, पावर लूम से प्रोडक्शन बढ़ गई। फैक्ट्रीज ने होम बेस्ड प्रोडक्शन को रिप्लेस कर दिया। जो लोग घर पे बेसिकली कपड़ों को वूव करते थे, साथ ही साथ उनको बनाते थे, फैब्रिक बनाते थे, इन सबको हटाकर अब फैक्ट्रीज ये सारे काम करने लगी, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जल्दी अर्बनाइजेशन यहाँ पे होने लगा। हाउएवर वर्कर्स यहाँ पे अच्छी तरीके से अनसेफ कंडीशंस में काम करते थे, इनके वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से इनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है।
पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच इंडस्ट्री लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। सेकंड क्वेश्चन है नेम वन मशीन यूज इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। स्पिनिंग जेनी यू कैन मेंशन, या फिर पावर लूम, कोई भी आप दोनों में से कोई एक मेंशन कर सकते हैं। फिर फैक्ट्री का इम्पैक्ट क्या पड़ा कि लोग मास प्रोडक्शन में अब ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा एक बार में प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से प्राइसेस कम पड़ते थे उन्हें, उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता था। और इसी वजह से इंडिया में जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी या फिर हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो कि कपड़ों को हाथों से बनाती थी, उनको धीरे धीरे नुकसान होने लगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस ज़्यादा हुआ करते थे एज कंपेयर टू दीज मशीन मेड क्लोथ्स। फिर आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, आपको एक प्रॉब्लम बतानी है जो वर्कर्स फेस करते थे। यहाँ पे आपको दो दी हुई है कि उनको काफ़ी लंबे टाइम तक काम करवाना पड़ता था, लम काम करवाया जाता था और उनकी वर्किंग कंडीशंस अनसेफ होती थी। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, पुअर वर्किंग कंडीशंस। उसके बाद सेकंड केस स्टडी पे आते हैं, जो कि है इन इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ वाज लिमिटेड अंडर कॉलोनियल रूल। कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ग्रोथ थी वो सिर्फ कॉलोनियल रूल तक ही थी, और ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से इंडिया में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, इंडिया के बाहर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। डिस्पाइट दिस इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जितने भी थे, जैसे कि जमशेदजी टाटा और द्वारकानाथ टैगोर, इन्होंने इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप करी थी। वर्कर्स विलेज और टाउन से आते थे इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे आके काम करते थे। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों स्लो था इंडिया में? पहली बात तो क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज हमारे फेवर में थी ही नहीं कि हमारे यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो। इसलिए आपको फिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम बताना है, आप इनमें से कोई भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लिख सकते हैं। वाई डिड वर्कर्स माइग्रेट टू सिटीज? और वर्कर्स सिटीज में क्यों माइग्रेट हुए? क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, या बेटर वर्किंग कंडीशंस चाहिए थी, या फिर उन्हें वेज हाइक चाहिए थी। आप कोई भी एक मेंशन कर सकते हैं। मेंशन वन चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन इंडस्ट्रीज। इनके पास लैक ऑफ कैपिटल था, इनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली थी शुरुआत में। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के साथ इनको कंपटीशन करना पड़ रहा था, और ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी ज़्यादा मास प्रोडक्शन के लिए मशीन्स थी, वेराज इंडियन इंडस्ट्रीज के पास नहीं थी। कमिंग टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पे जो पहली केस स्टडी है उसमें आपको बताया हुआ है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको जॉनसिस ग्यूटेनबर्ग ने इन्वेंट किया था, और रेवोल्यूशनाइज्ड, इन्होंने कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया था। बुक्स चीप हो गई थी, लिटरेसी बढ़ गई, और साथ ही साथ नए आइडियाज़ यहाँ पे स्प्रेड होने लगे। तो आपसे सबसे पहले नाम पूछा गया इन्वेंटर का, सो आप नाम लिख देंगे ग्यूटेनबर्ग, पूरा नाम लिख दीजिएगा, मैं तो सिर्फ लास्ट नेम लिख रही हूँ। फिर आपसे पूछा गया सेकंड में, हाउ डिड प्रिंट मेक बुक्स अफोर्डेबल? प्रिंट की वजह से बुक्स कैसे अफोर्डेबल हो गई? तो इसका आंसर है मास प्रोडक्शन। एक बार में काफ़ी ज़्यादा जब प्रोडक्शन हो जाती है तो आपको प्राइसेस कम पड़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है, मेंशन वन इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन सोसाइटी। स्प्रेड होने लगी नॉलेज का, काफ़ी लोग पढ़ने लगे किताबों को, जिसकी वजह से नॉलेज स्प्रेड होने लगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, हाउ डिड प्रिंट एनकरेज न्यू आइडियाज? क्योंकि यहाँ पे साइंस की बात हो रही थी, पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, और रिलीजन की बात हो रही थी। सो कहीं ना कहीं लोगों को न्यू आइडियाज, अपने आउट ऑफ द बॉक्स लोग यहाँ पे सोचने लगे थे। लास्ट केस स्टडी आप में आपसे पूछ रही है, इन इंडिया प्रिंट कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशनलिज्म। न्यूज़पेपर्स एंड pamphlets criticized British rule and spread awareness, fearing rebellion colonial authorities, and imposed strict censorship laws। अभी इंडिया के अंदर प्रिंट कल्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है सोशल रिफॉर्म्स और नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। पर न्यूज़पेपर और पैम्फलेट्स जो कि क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिश रूल को, उनको ब्रिटिशर्स ने रिबेलियन के डर की वजह से क्या कर दिया, यहाँ पे सेंसरशिप लगा के इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के अंडर प्रिंट करवाना रोक दिया। ठीक है, सो पहले आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, नेम वन रोल ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया। तो यहाँ पे आएगा कि इन्होंने अवेयरनेस स्प्रेड करने में काफ़ी हेल्प करी है। फिर आपसे पूछा गया, हाउ डिड न्यूज़पेपर्स हेल्प नेशनलिज्म? सो एंटी ब्रिटिश आइडियाज़ को यहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे थे या फिर प्रिंट कर रहे थे न्यूज़पेपर्स के अंदर। वाई डिड ब्रिटिश इम्पोज सेंसरशिप? बिकॉज उन्हें रिबेलियन का डर था।
फियर ऑफ रिबेलियन। फिर आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेंशन वन फॉर्म ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, न्यूज़पेपर्स या पैम्फलेट। आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है एनी बेसिकली गैजेट, बंगाल गैजेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि पहला ऑफिशियल न्यूज़पेपर या फिर इन्फॉर्मा था जो कि लोग पढ़ते थे और ऑफिशियली प्रिंट भी किया जाता था। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग लोकल न्यूज़पेपर्स थे जो उस टाइम पे प्रिंट होते थे शुरुआत में, जिसको वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के चलते बंद करवा दिया गया था। सो आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आगे और दो ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।